हाय स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट विद कृष्णा में स्वागत है। आइए हम क्लास 10 की मैथ की सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 1.2 में 4 प्रश्न किए थे। आज फिर हम 5वां क्वेश्चन हल करेंगे। आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए n के लिए 6 के पावर n का अंक शून्य पर समाप्त होता है। देखिए, समझिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक रूप दे दिया 6 के पावर n। यही हमारा क्वेश्चन का हल होगा। यहाँ से दे दिया है कि 6 के पावर n को एक रूप है, स्ट्रक्चर है, फार्मूला टाइप का या समीकरण टाइप का है 6 के पावर n के रूप में। कह रहा है कि n के जगह पे हमें प्राकृतिक संख्या रखना है। n के जगह पे प्राकृतिक संख्या रखना है। चलिए रख के देख ही लेते हैं। n बराबर 1 रख के देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 के पावर 1 बराबर 6। अगर n बराबर 2 रखते हैं तो 6 के पावर 2 या 36। n के पावर 3 रखने पर या n बराबर 3 रखने पर 6 के पावर 3 यानी कि 216। 4 रख देते हैं। 4 रखने पे 6 के पावर 4 या 36 गुणे 36 कितना हो जाएगा, 6 का 36, 3 36 का 18, 3 21 और 3 6 का 18, हासिल 1 3 3 9 10, 6 9 2 1 12 96, 1296। तो प्रश्न में यही कहना चाह रहा है कि अगर 6 के पावर n है, अगर n हम किसी प्राकृतिक संख्या का मान रख दे तो क्या कभी 0 आ सकता है अंत? बताइए, किसी भी संख्या का मतलब 6 के पावर अगर n है, n के बदले कोई प्राकृतिक संख्या रखेंगे तो उसका अंत सदैव किस पे हो रहा है, 6 पे हो रहा है। या अंक यानी कि इकाई जो माना रहा है हमेशा 6 आ रहा है। लेकिन ये प्रश्न में कह रहा है कि क्या कभी 0 आ सकता है? तो हम क्या देंगे, निष्कर्ष देंगे कि 6 के पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बस इतना इसमें बताना था कि क्या 6 के पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त हो सकता है, तो कभी नहीं होगा। अच्छा, कब शून्य आता है? तो याद रखिएगा, शून्य आने के लिए हमेशा उसके गुणनखंड में, या जो आधार दिया है उसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 आना चाहिए। 2 गुणे 5 का मतलब क्या हुआ कि अगर इसका हम गुणनखंड करें तो 2 गुणे 5 के रूप में आना चाहिए। किसी भी संख्या के अंत में तभी 0 आएगा जब उसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए अगर हमें 50 लाना है, 50 का अंतिम में शून्य है तो 50 लाना होगा तो कहीं ना कहीं हमको 2 गुणे 5 गुणे 5 लिखना पड़ेगा। 2 गुणे 5 आएगा तो 1 शून्य आएगा। अगर मान लीजिए हमको 100 लाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, 2 गुणे 5 10 हो गया, फिर 2 गुणे 5 10 हो गया, तो 2 दूनी के 4 5 20 5 100। देखिए ध्यान से, 2 गुणे 5 आया तो 2 शून्य आया। तो यही बस ध्यान देना था। कभी भी इकाई का अंक शून्य कब होगा, जब उसमें 1 2 और 5 का पेयर होगा, या 2 गुणे 5 का एक पेयर होगा। 2 गुणे 5 का एक पेयर होने पे 1 शून्य आता है, 2 पेयर होने पे, सॉरी 1 होने पे 1 शून्य और 2 हो गया तो 2 शून्य, अगर 3 ये बढ़ गया तो 3 शून्य। आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा। कभी भी शून्य तभी आ सकता है जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 का रूप हो। ध्यान से देखिए, 6 में कहीं 2 5 का रूप है? नहीं है। 6 में 2 गुणे 3 का रूप है, इसलिए इसका इकाई अंक कभी भी शून्य नहीं आ सकता है। 5वां क्वेश्चन इतना ही बस पूछा था, आप समझ गए होंगे कैसे करना है। अच्छी तरह से इसका एक्सप्लेन भी हो गया। आइए हम 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखिए सातवां क्वेश्चन, सॉरी पांचवा क्वेश्चन था, अभी छह क्वेश्चन बचा है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13, 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। पहले तो हमको जानना होगा कि भाज्य संख्या होती क्या है और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जो सिर्फ एक से कटे और स्वयं से कटे, एक से कटे या स्वयं से कटे। या दूसरा एक और हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या है जिसके 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अब इसके ठीक उल्टा का 2 से 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया तो क्या हो जाएंगी? भाज्य संख्या हो जाएंगे। अभाज्य समझेंगे, भाज्य समझ में आ जाएगा। देखिए हम अभाज्य क्या है, भाज्य क्या है, सम क्या है, विषम क्या है और छोटी छोटी जितनी भी बातें हैं, इन सब पे 5-5 मिनट का लेक्चर एक अपलोड करेंगे इसी चैनल पे। आप उसको बड़ी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हमेशा काम आएंगे, क्योंकि बड़ी कंफ्यूजन वाले वर्ड हैं। कभी अभाज्य समझ में आता है तो कभी भाज्य गड़बड़ हो जाता है, कभी जुड़वा भाज्य गड़बड़ हो जाता है। तो इस तरह से हम एक छोटा छोटा 5-5 मिनट का वीडियो जरूर अपलोड करेंगे, अलग से प्लेलिस्ट बना के, उसमें आप सभी पढ़ लीजिएगा, बहुत काम की चीज होगी। आइए फिर आज समझते हैं। अभाज्य समझ गए कि एक से कटे और स्वयं से कटे या 2 गुणनखंड हो। जैसे मान लीजिए 3 है तो 3 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 3 × 1 आएगा, 2 गुणनखंड हुआ। और इसको 3 अगर कटाएं तो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। बस यही भाज्य संख्या अभाज्य होती है। तब देखिए इसी का उल्टा भाज्य हो जाएगा। कैसे समझेंगे? देखिए इसको करते हैं 7 × 11 × 13 प्लस 13 है। देखिए इन दोनों में से 13 कॉमन मिल जाएगा, 13 कॉमन मिलेगा तो ये 7 × 11 प्लस 13 1 बचेगा। तो ये 13 पोस्ट में 11 7 77 प्लस 1 यानी कि 13 × 78। बताइए कितने गुणनखंड हुए इसके? 2 हुए, लेकिन एक सार्वजनिक होता है तो कितने हो गए? 3 हो गए। और जब 3 हो गए तो क्या हो जाएगी ये संख्या? भाज्य संख्या होगी। जब 2 होता तो अभाज्य होती है, लेकिन 3 हो गया ना। देखिए 13 × 78 और एक तो सर्व में सभी में विद्यमान रहने वाला ये है, तो ये भाज्य संख्या हो गई। 3 हो गया तो भाज्य संख्या हो गई। इसी तरह से इसको भी करना है, इधर वाला मिटाते हैं। अब देखिए 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 कॉमन मिलेगा दोनों में से। अब ये हो जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1। 5 कॉमन लेने पे यहाँ पे 1 बचेगा। अब देखिए 5 हो गया, ये क्या हो गया? अब चाहे तो आप गुणा कर सकते हैं या समझ सकते हैं। देखिए 2 3 6, 6 चौके 24 और 24 × 42, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 4 चौके 16 हासिल 1, 4 दूना के 8 9, 8 6 4 10 की 0 हासिल 1, 9 1 10, 1008, 1008 प्लस 1, 5 × 1009 और 1 तो सबके साथ विद्यमान रहता है, तो इस वजह से ये भी क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। अभाज्य होने के लिए 2 गुणनखंड चाहिए और भाज्य होने के लिए 2 से अधिक। तो देखिए 2 से अधिक हो गया, मतलब ये क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। बस इतना ही कहा था, इसमें समझ में आया? बस इसका बेसिक समझना था कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। अगर आप अभाज्य समझ लिए तो भाज्य भी समझ लेंगे। अभाज्य में केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए, भाज्य में 2 से अधिक। तो 2 से अधिक सिद्ध कर दिए, मतलब ये भाज्य संख्या हो गई। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है, बड़ा क्वेश्चन है, बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, इसका हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। और मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ किए और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक एक जगह पे मिलेंगे या प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाए उसमें हमेशा एलसीएम ही निकालते हैं। ऐसे बहुत क्वेश्चन हम लोग पढ़े होंगे छोटी छोटी कक्षाओं में कि एक साथ कितनी घंटियां बजेंगी, तो एक साथ पुनः कब बजेंगी, उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें भी हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम किसका किसका निकालेंगे, एक 12 का और एक 18 का। तो देखिए 18 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 2 3 6 और 6 3 18, और 12 का निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3। एलसीएम कौन सी संख्या होती है, एक बार याद कीजिएगा, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। जो कॉमन मिलती है उसको तो लिखना ही लिखना है, जो कॉमन नहीं मिलती है उसको भी लिख लिया जाता है। गुणा कर लीजिए, 2 3 6 6 3 18, 18 दूना के 36, यानी कि 36 मिनट बाद वो पुनः एक साथ एक जगह पे मिलेंगे। बस इतना ही क्वेश्चन कहा था 7 नंबर में। बस इसका यही एक ट्रिक है पकड़ने का कि मतलब वो सबसे कम से कम समय पूछ रहा है, मतलब अगली बार वो कम से कम कब एक साथ पुनः मिल जाएंगे। तो जब भी कम से कम समय की बात हो तो लसाव ही निकालते हैं और अधिक से अधिक के लिए मसाव निकालते हैं। ये थोड़ा सा पकड़ने का इसका ट्रिक है। तो यहाँ पे एलसीएम निकालना था, क्वेश्चन हम यहाँ पे लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। अभी हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट किया, सॉरी 1.2 कंप्लीट किया। अब इसके आगे प्रश्नावली है 1.3। तो देखिए 1.3 पे चलते हैं। वन 1.3